Jai Hind aspirants, welcome back to the last chapter of our class 10 chemistry, that is periodic classification of elements. So अभी तक हमने 4 चैप्टर कवर किए थे, जिसके अंदर आपने पढ़ा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में. देन यू हैव आल्सो स्टडीड अबाउट दी एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स एंड उनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी आपने देख ली थी. देन हमने ये भी देख लिया था अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है तो उसे हमें कैसे पहचानना है कि वो बैलेंस रिएक्शन है या फिर अनबैलेंस रिएक्शन है, और अगर अनबैलेंस रिएक्शन है तो हमें कैसे उसे बैलेंस करना है. अभी तक हमने ये सब देख लिया था. लेकिन जब मैं आपको ये सब चैप्टर पढ़ रहा था तब मैं आपको एग्जाम्पल के फॉर्मेट में कोई ना कोई एलिमेंट ले रहा था. जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन, क्लोरीन. तो भाई एलिमेंट आप उठा कहां से रहे हो, राइट? क्वेश्चन आया होगा दिमाग में, ठीक है? ऑब्वियसली आना भी चाहिए. तो ये जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स प्रेजेंट है अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर. तो भाई क्या है पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल के अंदर अपने कितने एलिमेंट्स है और उसे हमने कैसे कैसे प्लेस किया है और क्यों ऐसे ही प्लेस किया है, तो ये सब हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर. ठीक है? सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर लेट मी क्लियर दैट ये चैप्टर आई विल कवर इन 2 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट के अंदर आई विल कवर एक ओवरव्यू लेंगे हम पीरियोडिक टेबल का. देन हमें देखेंगे कौन कौन से साइंटिस्ट ने ट्राई किया था क्लासिफिकेशन करने का पीरियोडिक टेबल का. तो ये सब हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट के अंदर. एंड देन सेकंड पार्ट के अंदर हम कवर करेंगे हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आज के दिन हम यूज करते. देन हम उसकी कुछ ट्रेंड्स एनालिसिस करेंगे, जैसे कि जैसे हम ग्रुप के नीचे जाते या फिर जब हम पीरियड के अराउंड मूव करते तो क्या चेंजेस हम देख पाते हैं एलिमेंट्स के अंदर या फिर ग्रुप वाइज या फिर पीरियड वाइज. तो ये सब देखेंगे हम इस चैप्टर के अंदर और सेकंड पार्ट के अंदर. सो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट. जैसे कि मैंने आपको कहा इस पार्ट के अंदर हम पढ़ने वाले एक ओवरव्यू लेंगे. ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट. सो बेसिकली हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है अभी तक हमें सिर्फ 118 एलिमेंट्स पता है, जिसके अंदर जो अपने 98 एलिमेंट है वो नेचुरल अकरिंग, यानी कि वो हमें नेचर के अंदर प्रेजेंट मिलते हैं. और जो 20 एलिमेंट्स है वो हमने खुद बनाए. अभी खुद बनाए यानी कि वो आर्टिफिशियल हो गए, यानी कि लाइब्रेरी के अंदर हमने जो 20 एलिमेंट्स है उन्हें अपने हाथों से बनाया अपने साइंटिस्ट लोगों ने. तो ये था एक ओवरव्यू अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का. और आपने देखा होगा जो अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बीच में एक जिगजैग लाइन है, राइट? तो ये जिगजैग लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है ये हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट के अंदर. लेकिन तब तक के लिए आप रिसर्च कर सकते हो सेकंड पार्ट आने तक का. ठीक है? सो अभी देखते हैं कि अपने जो अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन कैसे थे, यानी जो साइंटिस्ट ने ट्राई किया था क्लासिफिकेशन करने का, तो उन्होंने किस बेसिस पे ट्राई किया था कि या फिर हम कौन सा ऐसा बेसिस ले ले कि हम सब एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं ग्रुप के अंदर, एक पीरियड के अंदर, या फिर एक ऐसा पूरा चैप्टर बना सकते हैं या फिर एक पूरा टेबल बना सकते हैं. जैसे अगर मैं आपको कहूं, अगर आपके पास बहुत सारा सामान है, आपके पास बिस्किट है, क्लोथ्स है, साबुन है, और आपको उसे क्लासिफाई करना है, तो आप किस बेसिस पे करोगे? आप क्या करोगे? सब साबुन एक जगह पे, सब बिस्कुट एक जगह पे और सब क्लोथ्स एक जगह पे, राइट? यानी कि उनके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आप उन्हें अरेंज कर रहे हो. तो वैसे कुछ करना था हमारे साइंटिस्ट के लिए. तो सबसे पहले हमारे आते साइंटिस्ट डोबर्नियर. तो डोबर्नियर साइंटिस्ट क्या कहते हैं, इन्होंने क्या किया, दे ट्राइड टू अरेंज एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप. यानी कि जैसे हमने ट्राई किया जो सिमिलर प्रॉपर्टीज है क्लोथ्स की, बिस्कुट्स की या फिर सोप्स की, उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हमने सेपरेट उनको अरेंज कर लिया. तो वही सेम ट्राई किया डोबर्नियर सर ने. उनके सिमिलर प्रॉपर्टीज जो उनकी प्रॉपर्टीज है उनके अकॉर्डिंग उनको एक ग्रुप में अलग कर दिया. और उन्होंने क्या कहा, सम ग्रुप्स हैविंग 3 एलिमेंट्स ईच, यानी कि जब उन्होंने ग्रुप अरेंज किए उनके अंदर उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि जो कुछ कुछ ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट्स है, और 3 एलिमेंट्स उनको उन्होंने नाम दिया ट्रायड करके, यानी कि एक ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट रहेंगे, इनको उन्होंने बोला ट्रायड करके. और जो ट्रायड्स है उन्होंने कैसे अरेंज किए, दे रिटर्न ट्रायड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. तो डोबर्नियर सर ने जो ट्रायड्स अरेंज किए थे वो अरेंज किए थे इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग. और जिन्होंने जो ग्रुप बनाए थे, यानी कि जो ट्रायड्स बनाते 3 एलिमेंट्स का, तो उन्होंने क्या बोला, एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2. यानी कि जो अपने ट्रायड है, ट्रायड के अंदर जो मिडल वाला एलिमेंट रहेगा उसका जो एटॉमिक मास रहेगा वो रहेगा एवरेज ऑफ इसका और इसके एटॉमिक मासेस का. जैसे कि इसका एटॉमिक मास है 6.9 एंड इसका एटॉमिक मास है 39. ये क्या अपना लिथियम और ये अपना पोटेशियम. तो जब हमने इनका एवरेज निकाला, अब एवरेज कैसे निकालते हैं हम, सम ऑफ द टोटल, यानी कि जितने भी नंबर हमारे पास है उनकी सम करो और
जितने क्वांटिटी में अपने पास नंबर है उनको उससे डिवाइड कर दो। जैसे कि अभी अपने पास है 6.9 और 39, तो हमने उनकी एडिशन कर दी और ये कितने नंबर है 2, 1, 2, तो डिवाइड बाय 2 कर दिया, जिससे कि हमें एवरेज निकाल सकते हैं। और जब हमने उनका एवरेज निकाला तो एवरेज आया नियर अबाउट 22.9 और उसे हम अप्रोक्सीमेट कंसिडर कर सकते हैं 23 यूनिट का, और उतना ही मास रहता है सोडियम का। तो ऑन दैट बेसिस उन्होंने इतने ट्रायल्स बनाए थे, ठीक है। लेकिन अभी इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है, सही था, लेकिन इनके कुछ लिमिटेशन थे जिसकी वजह से हमने इनके क्लासिफिकेशन को मना कर दिया। तो उनके लिमिटेशन क्या थे? तो पहला लिमिटेशन था ओनली 3 टायर्स ही कुड आइडेंटिफाइड। उन्होंने जो बोला था, जो बीच वाला अपना जो रहेगा, जैसे कि यहाँ पर बोला मैंने, जो बीच वाले का जो एटॉमिक मास रहेगा वो एवरेज रहेगा बगल वाले 2 का। लेकिन ऐसे सिर्फ वो 3 ही ट्रायड फाइंड कर पाया, जैसे कि ये वाले नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे सिर्फ 3 ही ट्रायड फाइंड कर पाया। तो पहला लिमिटेशन ये था। और सेकंड लिमिटेशन ये था कि इतना यूजफुल नहीं था, दैट्स वाई हमने ये क्लासिफिकेशन को मना कर दिया। तो ये थे अपना डोबर्नियर ट्रायड्स। आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ लेट्स अब डोबर्नियर सर के बाद आते हैं अपने न्यूलैंड ऑक्टेव सर। अभी न्यूलैंड सर ने क्या दिया था? एक लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। और जब इनके समय तक तभी सिर्फ हमारे पास 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड थे। तो इन्होंने क्या किया था न्यूलैंड सर ने? उन्होंने भी अरेंज किया था एलिमेंट्स पे इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे। जैसे कि डोबर्नियर सर ने भी उनके एटॉमिक मासेस के साथ उनका बेसिस बनाया था, इन्होंने भी उनका बेसिस ले लिया एटॉमिक मासेस का, और इन्होंने अरेंज किया एटॉमिक मासेस अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मासेस। जैसे कि उनके समय तक हाइड्रोजन का था 1 और थोरियम तक थे प्रेजेंट 56, क्योंकि उनके समय तक सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हुए थे। तो उन्होंने हाइड्रोजन से लेके थोरियम तक अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पर। और उन्होंने भी एक ऑब्जर्वेशन किया। जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, दे फाउंड दैट every 8 element had properties similar to that of first, and he compared this to the octave found in music। यानी वो कह रहे जब उन्होंने वो एलिमेंट अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग, तो जो उनका फर्स्ट एलिमेंट था और जो उनका 8 एलिमेंट था, तो जो फर्स्ट और 8 एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर थी, वो एक दूसरे से मिलजुल रही थी। तो उनका कहना था जैसे कि अपने म्यूजिक के अंदर स्वर रहते, दैट इज सा रे ग म प ध नी सा करके, राइट। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 7 के बाद 8 नंबर पे फिर से सा आ रहा है, यानी कि फर्स्ट भी सा है एंड लास्ट 8 वाला भी सा है, राइट। तो ऐसे ही सेम जब उन्होंने अरेंज किया था, तो जैसे फर्स्ट और जो 8 वाला एलिमेंट था, इसकी और इसकी प्रॉपर्टी सेम मिल रही थी, तो इसे हम ऑक्टेव कहते हैं इंग्लिश के अंदर। तो इसी वजह से इन्होंने जो लॉ दिया उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव, क्योंकि वो सिमिलर मैच कर रहा था जैसे कि अपने म्यूजिक के अंदर हम स्वर फाइंड करते उसकी तरह। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो लिथियम एंड सोडियम, या फिर बेरिलियम या फिर मैग्नीशियम। जैसे कि लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 और सोडियम का है 11, और जब आप काउंट करोगे तो आपको ये फर्स्ट और ये 8 नंबर पे मिलेगा, यानी इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज आपको सेम मिलेगी। वैसे सेम बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम का है 4 एंड मैग्नीशियम का है 12, ऐसे उन्होंने अरेंज किया था। और जो मतलब कि अगर हम इसे एक कंसिडर कर लेते तो 8 नंबर पे आएगा, तो इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज मैच करेगी, सेम इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज मैच करेगी। तो ये था न्यूलैंड सर का ऑक्टेव वाला लॉ। लेकिन इसका फिर ठीक है, आप बोलोगे सही तो है, अगर सब मैच कर रहे हैं तो सही है, लेकिन इनके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, लिमिटेशन थे। तो ड्रॉबैक्स क्या थे? तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था ये जो उन्होंने ऑक्टेव लॉ बनाया था, वो सिर्फ एप्लीकेबल था अप टू कैल्शियम तक, यानी सिर्फ एटॉमिक नंबर 20 तक। लेकिन हमारे पास तो तब तक 56 एलिमेंट प्रेजेंट थे, राइट। तो फिर यार बाकी एलिमेंट का क्या करेंगे? फिर से क्वेश्चन आ रहा हुआ। तो फिर ये था उनका पहला ड्रॉबैक। देन सेकेंड ड्रॉबैक क्या था? ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड एंड नो फर्दर एलिमेंट विल बी डिस्कवर इन फ्यूचर। यानी उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि वो कह रहे थे अभी तक सिर्फ 56 एलिमेंट डिस्कवर हुए और इतने डिस्कवर हो सकते, क्योंकि हमारे नेचर में सिर्फ 56 एलिमेंट प्रेजेंट है और फर्दर कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं हो सकता है। तो इनका ये सेकंड ड्रॉबैक हो गया, क्योंकि हमें पता है एट प्रेजेंट हमारे पास 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, राइट। तो इनका सेकंड ड्रॉबैक हो गया। और थर्ड क्या था? इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट इनटू टेबल ही एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट।
बट ऑल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम नोट। यानी उन्होंने क्या किया, जैसे कि उनका जो लॉ था वो सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, राइट। तो जो एलिमेंट्स उनके लॉ के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेम स्लॉट के अंदर दो एलिमेंट को प्लेस कर दिया। यानी दो एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर होगा, तो ऐसे थोड़ा हो सकता है, राइट। तो ये था इनका तीसरा ड्रॉबैक जो कि वर्क नहीं करेगा। ड्रॉबैक क्या था, जो इनका ऑक्टेव लॉ था वो सिर्फ लाइटर एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल था। जो अपने हेवियर एलिमेंट थे कैल्शियम के बाद के, उनके साथ वो मैच ही नहीं कर रहा था, उनके साथ वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। तो ये था उनका लास्ट ड्रॉबैक। ये थे अपने लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव ऑफ लॉ के। नाउ भी हम देखेंगे मेंडलिस पीरियोडिक टेबल। तो यार न्यूलैंड सर के बाद बहुत सारा क्योस बन गया था कि यार ऐसी हम कौन सी चीज पकड़े कि जिसके ऊपर हम उसे बेसिस बना सकते हमारे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करने के लिए या फिर अपना पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए। तो उसी के भीतर आते अपने मेंडेलिव सर, और वो उनका खुद का पीरियोडिक टेबल रिप्रेजेंट करते दुनिया के सामने। और जो पीरियोडिक टेबल रिप्रेजेंट करते दुनिया के सामने, और जो एट प्रेजेंट जो अपने पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो टेबल एंड जो मेंडेलिव सर ने दिया था वो टेबल, वो बिल्कुल यानी कि मोस्ट ऑफ जो टेबल है वो बहुत सिमिलर है इन अपीयरेंस। तो उसी की वजह से मेंडेलिव सर को बोला जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, ना कि फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के है अपने हेनरी मोस्ले सर। तो आपको याद रखना है मेंडेलिव सर सिर्फ फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल है। तो उनके आते समय तक हमारे पास 63 एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर चुके थे, यानी कि तब तक हमारे पास 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। तो उन्होंने क्या किया, एकदम काम माइंड से एग्जामाइन किया द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उन्होंने एग्जामाइन किया रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मासेस के बीच में और जो उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज थी उनके बीच में उन्होंने रिलेशन स्टेब्लिश किया। और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने फिर 63 कार्ड्स ले लिए, और उन 63 कार्ड्स के ऊपर उन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज लिख ली, और उन 63 कार्ड्स को फिर उन्होंने एक वॉल के ऊपर स्टिक कर दिया। और फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स गॉट अ प्लेस इन टेबल एंड अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। यानी कि जो अपने एलिमेंट्स थे, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को जगह मिल गई थी पीरियोडिक टेबल के अंदर, और जो अरेंज किए थे उन्होंने वो अरेंज हुए थे अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के। तो फिर उस ऑब्जर्वेशन के ऊपर उन्होंने बोला द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रहेंगी वो रहेंगी उनकी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस की। यानी कि जो एटॉमिक मासेस रहेगी वो उनकी बेस रहेंगी किसी भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए। और उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दिया था उनके अंदर उन्होंने स्ट्रक्चर ऐसा दिया था, उन्होंने क्या किया था 18 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स बनाए थे, उनको उन्होंने बोला था ग्रुप, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज बनाए थे, उनको उन्होंने कहा पीरियड्स करके। तो उन्होंने उनके टेबल के अंदर 18 ग्रुप्स एंड 7 रोज और 7 पीरियड्स बनाए थे। तो ये था उनका स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो अभी हम देखेंगे मेंडेलिव सर की जो पीरियोडिक टेबल दिया था उनकी अचीवमेंट्स क्या थी और उनकी लिमिटेशंस क्या थे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं उनकी अचीवमेंट्स। तो सबसे पहले अचीवमेंट थे मेंडेलिव लेफ्ट सम गैप्स एंड प्रेडिक्टेड दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड इट। यानी कि उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उनके अंदर उन्होंने कुछ गैप्स रखे थे, और उनका कहना था ये जो गैप्स है इस गैप्स के अंदर आगे जाके कोई ना कोई एलिमेंट डिस्कवर हो जाएगा। और बिल्कुल वही हुआ, जैसे कि उन्होंने क्या कहा था। और जो उन्होंने जो गैप रखे थे उन्होंने प्रेडिक्ट किया था इक्का करके, यानी कि यहाँ जाके आगे जाके कोई ना कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा। तो जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था इक्का बोरोन करके वो अपना आज का स्कैंडियम, जो उन्होंने बोला था इक्का एल्यूमिनियम रहेगा वो था अपना आज का गैलियम, और जो इक्का सिलिकॉन उन्होंने बोला था वो है अपना आज का जर्मेनियम। तो ये थी सबसे पहले उनकी अचीवमेंट। देन सेकंड, इन्होंने इतना अच्छा काम किया तो उसके लिए जो पीरियोडिक टेबल है उसके एट देयर टाइम उस पीरियोडिक टेबल को बहुत सारा रिकॉग्निशन मिला और उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए। देन उन्होंने क्या किया, एक सेपरेट ग्रुप बनाए। जो अपने नोबल गैसेस थे, इनर्ट गैसेस थे, उनके लिए उन्होंने एक सेपरेट ग्रुप बनाया, और जो कि आज के जो अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो भी सेम उसी जगह पे है। और जो एलिमेंट्स है उन्होंने अरेंज किए थे, जैसे कि आज हमारे पीरियोडिक टेबल में कैसे आप देख पा रहे होगे ग्रुप हिटिंग के अंदर सबसे पहले आता है अपना हीलियम, देन नियॉन, देन आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ऐसे बढ़ते जाता है, राइट। तो वैसे सेम उन्होंने अरेंज किया था उनके पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो ये थी उनकी थर्ड अचीवमेंट। तो ये सब थी इनकी अचीवमेंट्स।
नाउ देखते कि यार फिर लिमिटेशन क्या थी। तो लिमिटेशन ऐसी थी कि क्या है, अभी हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एनालॉगस करता है ग्रुप 1 के एलिमेंट के साथ भी और ग्रुप 17 के एलिमेंट के साथ भी। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या रहता है 1, तो फिर और ग्रुप 1 की जो वैलेंसी क्या रहती है 1, उसे और हाइड्रोजन को भी बैलेंस करने के लिए और एक एलिमेंट की जरूरत रहती है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहती है, तो इसकी वैलेंसी 1 बन जाती है। तो वहां पर एक कंफ्यूजन था कि यार इसे हम ग्रुप 1 के अंदर रखे या फिर ग्रुप 17 के अंदर रखे, क्योंकि ग्रुप 17 वाले क्या नॉन मेटल है और ये भी क्या करते इलेक्ट्रॉन गेन करते स्टेबल होने के लिए, और क्या करते इलेक्ट्रॉन लूज करते स्टेबल होने के लिए। लेकिन हाइड्रोजन के पास दोनों भी ऑप्शन है, या तो लूज कर सकता है या तो गेन कर सकता है। तो फिर वहां पे कंफ्यूजन था कि हाइड्रोजन को कहां पे रखा जाए, ग्रुप 1 के अंदर या फिर ग्रुप 17 के अंदर। तो दे वर नॉट एबल टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये तो उनका फर्स्ट लिमिटेशन। देन सेकंड था, उन्होंने आइसोटोप्स का कुछ जिक्र ही नहीं किया था, क्योंकि जो आइसोटोप्स थे वो बहुत देर के बाद डिस्कवर हुए थे, यानी कि वेरी लॉन्ग टाइम के बाद जो अपने आइसोटोप्स थे वो डिस्कवर हो चुके थे। अब आइसोटोप्स क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। देन थर्ड लिमिटेशन था, एटॉमिक मासेज डू नॉट इंक्रीजिंग इन द रेगुलर पैटर्न, यानी जो अपने एटॉमिक मासेज के अकॉर्डिंग उन्होंने जो अरेंज किया था वो ठीक है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स दे आर फॉलोइंग दैट रूल, बट लेकिन कहीं कहीं पर क्या हो रहा था, जो अपने एटॉमिक मासेस थे जो आगे से ज्यादा पीछे थे, तो यार वहां पे कुछ गड़बड़ आ रही थी। तो ये था उनका थर्ड लिमिटेशन। तो ये था अपना मेनली फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हमने देखा कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने ट्राई किया कि कैसे हम अपने जो एलिमेंट्स है उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, और सबको एक जगह पे हम इकट्ठा करके देख सकते हैं, राइट। तो ये थे साइंटिस्ट और ये थे उनके कुछ अटेम्प्ट्स जो कि उन्होंने ट्राई किए बनाने के लिए। अभी नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कि वहां पे उनका स्ट्रक्चर क्या था, उनका बेसिक क्या था एलिमेंट्स को अरेंज करने का, और फिर हम देखेंगे कुछ ट्रेंड एनालिसिस कि कैसे अगर हम ग्रुप के अंदर जाते या फिर ग्रुप से हम नीचे नीचे जाते तो क्या चेंजेस एलिमेंट्स के अंदर आते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के अंदर आते, या फिर जब हम पीरियड वाइज मूव करते फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो क्या चेंजेस एलिमेंट के प्रॉपर्टीज में आते हैं, ये हम देखेंगे सेकंड पार्ट के अंदर। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।